देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे जहां पर आरएसएस के 100 साल तो हो गए लेकिन ऐसे बड़े कांड में फंस गया है आरएसएस दोस्तों, जिसके बाद पूरे देश भर के अंदर बैन करने की मांग हो गई है। तेज बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, जहां पर अब आरएसएस वालों को जवाब देते नहीं बन रहा है। बताएंगे डिटेल में पूरा मामला दोस्तों, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा के अंदर पूरन कुमार कांड के मामले को लेकर अब संगठन की ओर से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है दोस्तों। बताएंगे संगठन की ओर से क्या बड़े ऐलान किए गए हैं और किस तरीके का आंदोलन हो सकता है दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ आदिवासी नेता अपने हजारों समर्थकों के साथ में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी अपडेट। और बिहार में इंडिया गठबंधन से पहले एनडीए गठबंधन ने जैसे ही सीटों का बंटवारा किया दोस्तों, वैसे ही जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की ओर से अलग ही तरीके का बगावती ढोल बजाना शुरू कर दिया गया है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर बताएंगे इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कहां तक पहुंच चुकी है बात दोस्तों, और क्यों प्रशांत किशोर के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। इसी के साथ में देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि केरल के अंदर हुए इतने बड़े कांड पर आरएसएस के खिलाफ जांच पड़ताल की जानी चाहिए दोस्तों, और जांच में दोषी पाते ही आरएसएस के सारे कार्यालयों को देश भर के अंदर बंद करना चाहिए, शाखाओं को बंद करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके इतर अगर आप लोग की कोई और राय हो तब भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पूरे देश में आरएसएस के लोग 100 साल पूरे होने के बाद जश्न मना रहे हैं दोस्तों। ऐसे में बीआर गवई की माता श्री को भी जश्न में बुलाया गया था, कार्यक्रम में बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। अब पता चला है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा दोस्तों। दरअसल खबर केरल से सामने आ रही है, जहां पर पूरे देश में अगर दो जगह कहीं पर आरएसएस सबसे ज्यादा मजबूत है दोस्तों, तो एक तो है आरएसएस के खुद के मुख्यालय वाले राज्य महाराष्ट्र, और दूसरा है आरएसएस का गढ़ कहे जाने वाला केरला, यानी केरला में भी आरएसएस की अच्छी खासी पकड़ है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि आरएसएस को लेकर केरल से एक ऐसी खबर सामने आई है दोस्तों, जिससे आरएसएस के ऊपर बैन लगाने की मांग देश भर के अंदर एक बार फिर से तेज हो रही है दोस्तों। आपको बता दें कि खबर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से है दोस्तों। तिरुवनंतपुरम के थंपानूर इलाके के अंदर एक लॉज के कमरे में एक व्यक्ति का शव बरामद होता है दोस्तों। इस मामले को लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल करने की कोशिश की दोस्तों, तो पुलिस को पता चला कि ये 26 वर्षीय आईटी सेक्टर में काम करने वाले एक व्यक्ति है, जिनका नाम आनंदू अजी है, और ये केरल के 26 वर्ष के युवा है दोस्तों। ऐसे में इस मामले पर जब और जानकारी इकट्ठा की गई दोस्तों, तो इंस्टाग्राम चेक किया गया। इंस्टाग्राम पर आनंदू अजी की ओर से डिटेल में जानकारी देते हुए एक पोस्ट किया गया था दोस्तों, यानी अपनी जान लेने से पहले उन्होंने ये पोस्ट किया था। और सोशल मीडिया पर जब इस पोस्ट को देखा गया दोस्तों, तो जोरदार तरीके से पूरे देश भर के अंदर मामले को लेकर सनसनी मच गई दोस्तों। आपको बता दें कि जो पोस्ट था उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है, जिससे आरएसएस पूरी तरीके से अब निशाने पर है। केरल के आईटी प्रोफेशनल के इस नोट्स में जो बातें लिखी गई है दोस्तों, वो काफी चौंकाने वाली है। दरअसल इसमें लिखा है कि मैं बचपन से आरएसएस से जुड़ा था और आरएसएस के कई लोगों ने उनके साथ दुराचार किया था दोस्तों। आरएसएस के आईटीसी और ओटीसी कैंप में भी दुराचार किया गया था। आरएसएस के लोग कई बच्चों के साथ इस तरीके का दुराचार कर चुके हैं। बचपन में आनंदू के साथ हुई इस घृणित घटना को लेकर वो मानसिक तौर पर प्रताड़ित महसूस कर रहे थे दोस्तों, और बुरी तरीके से डिप्रेशन में थे और कई तरीके की मानसिक बीमारियों से जूझ रहे थे दोस्तों। और आखिरकार उनको इस तरीके का खतरनाक कदम उठाना पड़ा दोस्तों। इस मामले को लेकर अब आरएसएस लोगों के सवालों के घेरे में है दोस्तों। तरह तरह के लोगों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। लोगों ने कहा कि संस्कार की आड़ में आरएसएस कब तक अपराध छिपाएगा। इंडियन यूथ कांग्रेस ने कहा कि आईटी प्रोफेशनल आनंदू अजू के मामले को लेकर इस घटना ने पूरे देश को झकझोर रखा है, और इंस्टाग्राम पोस्ट पर आरएसएस के कई सदस्यों पर बचपन से ही दुराचार करने के आरोप लगाए गए। 3 साल की उम्र से शाखा के अंदर मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी की गई। अगर यह सच है तो आरएसएस की शाखा में छिपे काले सच को उजागर किया जाना चाहिए। क्या मोदी सरकार इस पर चुप्पी साधे रहेगी? यानी दोस्तों इतना गंभीर मामला है, बच्चों की सुरक्षा का मामला है दोस्तों। आरएसएस के द्वारा बाल शिशु शाखा भी चलाया जाता है। ऐसे में सरकार को इस पूरे मामले पर सही से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए दोस्तों, और सच साबित होते ही पूरे मामले पर देश भर के अंदर कार्रवाई की जानी चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा दोस्तों। इसके तरह अगर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तब भी लिखकर जरूर बताएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि पूरे मामले पर निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ गंभीर मामला है। 2 शब्द जरूर लिखेगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर हरियाणा के अंदर पूरन कुमार के मामले को लेकर अभी भी लगातार विरोध जारी है दोस्तों। आपको बता दें कि अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किए जाने के मामले को लेकर लगातार प्रशासन की ओर से दबाव बनाया जा रहा है कि परिवार के लोग प्रशासन को अंतिम क्रियाक्रम करने की इजाजत दे दे। लेकिन परिवार की ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक डीजीपी को पोस्ट से नहीं हटाया जाएगा और जितने भी आरोपी है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक कोई इजाजत नहीं दी जा सकती। और इस मामले को लेकर महापंचायत बुलाई गई दोस्तों। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम रोहतक पहुंची। टीम
टीम ने जांच के दौरान आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा सरकार को लेटर भेजा है। दोस्तों ऐसे में महापंचायत का ऐलान किया गया। महापंचायत में 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है और बीजेपी की सरकार को बोला गया कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाने और रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारनिया को गिरफ्तार करने की जल्द से जल्द कोशिश की जाए और जल्द से जल्द ऐसा किया जाए। यदि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। महापंचायत के बाद हरियाणा के गवर्नर असीम घोष को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, उन्हें पुलिस ने नहीं जाने दिया। दोस्तों इसके बाद गवर्नर खुद आईएएस अमनीत पी कुमार से मिलने पहुंचे। उन्होंने 22 मिनट तक मुलाकात की। इससे पहले सीआईडी के एडीजीपी सौरभ सिंह भी आए थे। दोस्तों यानी प्रशासन के कई सारे वरिष्ठ अधिकारी लगातार परिवार के लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि अभी तक डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उसको पोस्ट से हटाया जाएगा तभी तो सही से इन्वेस्टिगेशन होगा। और लगातार संगठनों की ओर से भी दबाव बनाया जा रहा है। सोनिया गांधी जी की ओर से भी पत्र लिखा गया था दोस्तों, और बहन कुमारी मायावती की ओर से भी न्याय की मांग की गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अब पत्र लिखा है। अब देखते हैं इस मामले पर भाजपा सरकार कोई एक्शन 48 घंटे में लेती है या नहीं लेती। दोस्तों देखते हैं इस मामले पर किस तरीके की घटना आगे देखने को मिलेगी। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के प्रतिमा का अनावरण करने के लिए सोनिया गांधी हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों सोनिया गांधी के साथ में प्रियंका गांधी भी आज 11:30 बजे के आसपास रिज मैदान शिमला में मौजूद रहेंगी। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी को असम के अंदर एक बड़ी सफलता मिली है। दोस्तों असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बेतास ओरांग ने अपने हजारों हजार की संख्या में समर्थकों के साथ में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। आपको बता दें कि गौरव गोगोई ने उनको कांग्रेस पार्टी का मेंबर बनाया है, कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाया है। 2026 के चुनाव में ये एक बहुत बड़ी ज्वाइनिंग होगी दोस्तों, क्योंकि 2026 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ आदिवासी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि असम प्रदेश कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से यह जानकारी दी गई है। पूर्व बीजेपी के सोनितपुर जिला के अध्यक्ष और उत्तर बैंक के प्रमुख टी ट्राइब के बताश ओरांग ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। क्षेत्रीय मीडिया रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि सोनितपुर से पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष ओरांग ने राजीव भवन में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। औपचारिक इंडक्शन कार्यक्रम उदालगुड़ी में 12 अक्टूबर को प्रस्तावित था। असम की सबसे बड़ी नदी जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, उसके उत्तर भाग के जो क्षेत्र है, जो ज्यादातर आदिवासी आबादी वाला क्षेत्र है, वहां पर इनका अच्छा खासा दबदबा है। और आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में एनडीए गठबंधन के अंदर सीट बंटवारा हो चुका है। दोस्तों 101 सीटों पर बीजेपी और 101 सीटों पर ही जनता दल यूनाइटेड और बाकी 29 सीटों पर एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ेगी और 6 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। दोस्तों ऐसे में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 101 सीट लड़ रही है। पिछली बार बीजेपी को जनता दल यूनाइटेड से कम सीटें मिली थी दोस्तों, और बीजेपी 103 या 4 पर लड़ी थी, जबकि जनता दल यूनाइटेड 113-14 पर लड़ी थी दोस्तों। लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को बराबर सीटें दी गई है, और जो जनता दल यूनाइटेड की पुरानी सीटें थी लगभग 12 सीटें, उन्हें चिराग पासवान को ट्रांसफर कर दी गई है। यानी चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ज्यादातर सीटों पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। ऐसे में जैसे ही सीट बंटवारा होता है वैसे ही एनडीए गठबंधन वाले जश्न मनाने लगते हैं दोस्तों। लेकिन हकीकत अब धीरे धीरे करके सबके सामने आ रही है कि कितनी ज्यादा नाराजगी है गठबंधन में। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा पोस्ट किया जाता है, वो कहते हैं कि प्रिय मित्र और साथियों, मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूं। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं कि इस निर्णय से आप अपने पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां होती हैं, ऐसी होती है जो बाहर से दिखती है, मगर कुछ ऐसी भी होती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित या अनुचित था। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद आपका। उपेंद्र कुशवाहा यानी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसी समस्या आ गई है जिसे वो बता नहीं सकते, और कुछ आंतरिक मामले होते हैं, परिस्थितियां होती है, इसलिए उनको केवल 6 सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। ये तो उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे थे दोस्तों। जो दूसरे नेता है जीतन राम मांझी, वो तो 2 कदम और आगे निकल गए और कहने लगे कि हमको यानी हम पार्टी को इस बार काफी कम करके एनडीए गठबंधन ने आका है। वो कहते हैं कि मैं एनडीए गठबंधन से अलग नहीं होऊंगा, लेकिन उन्होंने हमको कम करके आका है तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यानी एनडीए गठबंधन को इस बात का नुकसान होगा कि उन्होंने कम में हमको आका है। कुल मिलाकर दोस्तों दोनों नेताओं
के बयान से ऐसा लग रहा है कि दोनों के दोनों कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बोल दिया है इनको कि हमारे साथ रहना है, अगर नहीं रहोगे तो फिर आप लोग जानते ही दोस्तों क्या बोला होगा। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर सोशल मीडिया पर प्रतीक पटेल की ओर से एक सही एनालिसिस दिया गया है। दोस्तों वो कहते हैं कि जिस तरीके से सीटों का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने मिलकर किया है, तो उसके परिणाम अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके के समीकरण बनाए गए हैं कि नीतीश कुमार का बुरा हाल हो जाए अगर 2010 की तरह नतीजे रहते हैं और बीजेपी 89 और 90% सीटें जीत जाती है, तो फिर चिराग पासवान के साथ मिलकर बीजेपी जेडीयू को अलग धक्का मारकर खुद की सरकार बनाने की कोशिश भी कर सकती है। यानी एक ये समीकरण है जिसे सेट किया गया है सीट बंटवारे में। और सबको पता है दोस्तों कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा किधर जाएंगे, तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू बराबर सीटें लड़ रही है। इसका मतलब बिहार में मुख्यमंत्री के पोस्ट से नीतीश कुमार को हटाने की कोशिश है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर पहले शिवसेना जो थी, जो असली वाली शिवसेना थी, वो बीजेपी से ज्यादा सीटें लड़ती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब दोनों पार्टियों ने बराबर सीटें लड़ी, उसके बाद भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन गई दोस्तों, और इसके बाद बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ दिया। तो क्या जनता दल यूनाइटेड को उसी रास्ते पर लेकर जा रही है भारतीय जनता पार्टी? उसी तरीके से जनता दल यूनाइटेड का भी अब अंतिम समय आ चुका है। आप लोगों की क्या राय है पूरे मामले पर दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। और सीट बंटवारे पर क्या कहना चाहते हैं लिखिएगा जरूर। इसी के साथ में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर क्या चल रहा है दोस्तों, दरअसल खबर यह है कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर लालू यादव जी के साथ में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ आज मुलाकात के बाद शाम होते होते सीट बंटवारे का आंकड़ा जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को लेकर कुछ नेता मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार राष्ट्रीय जनता दल के छाये से बाहर निकलकर, यानी उनके शेडो से बाहर निकलकर खुद अपनी ताकत दिखाना चाहती है और स्ट्राइक रेट को जबरदस्त तरीके से बढ़ाना चाहती है। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश के अध्यक्ष ने बिहार कांग्रेस को दलाल मुक्त कर दिया। दलाल को अपनी दाल ना गलने का मलाल है, दूसरे दल के लिए गाल बजा कमाल करना चाहते हैं, पर होगी गद्दार की बुरी गत, नेतृत्व ने ली है पहचान फितरत। यानी उनका निशाना कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष की ओर है दोस्तों। सबको पता है कि अखिलेश प्रताप सिंह एक ऐसे नेता थे जो अंदर खाने राष्ट्रीय जनता दल के साथ में मिलकर काम करते थे दोस्तों। अगर वो अभी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते तो सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ फाइनल हो गया होता। लेकिन सीट बंटवारे में पिछली बार कांग्रेस को 70 सीटें जरूर लड़ने के लिए मिली थी, लेकिन उसमें से 50-55 ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल 15-15-20 साल से चुनाव नहीं जीती थी दोस्तों। यानी काफी मुश्किल सीटें कांग्रेस पार्टी को बीते चुनाव में दिया गया था। इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में कहीं ना कहीं नाराजगी थी दोस्तों। और इसके बाद कृष्णा लवरू को आगे किया गया जो प्रभारी के तौर पर काम करते हैं, और राजेश राम ने भी अपना काम किया नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। केवल 5 महीने का समय उनको मिला था और उन्होंने 5 महीने के अंदर ही पूरी तरीके से पार्टी संगठन के जबरदस्त तरीके का विस्तार करके दिखाया दोस्तों। राहुल गांधी का भी दौरा हुआ, तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकले। अब देखना है कि कांग्रेस पार्टी क्या 70 से कम सीटों पर मानेगी दोस्तों। अगर मानेगी तो कौन कौन सी सीटों पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अब पप्पू यादव जैसे नेताओं के बयान से लग रहा है कि स्थिति अभी कांग्रेस पार्टी के आला कमान के हाथ में है। जो भी आपकी राय लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार के विधानसभा चुनाव के सरगर्मियां बढ़ने के साथ ही राजनीतिक दलों की गतिविधियां भी तेज हो गई है दोस्तों। इस बीच जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राघवपुर तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को लेकर एक बड़ी जानकारी दी दोस्तों। जनसभा होने वाली थी, लेकिन पुलिस ने आचार संहिता का उल्लंघन बताकर मामला भी दर्ज कर दिया। दरअसल हाजीपुर के डीएसपी सुबोध कुमार के अनुसार मामला वैशाली जिले के राघवपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर प्रशांत किशोर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए गए थे दोस्तों। जन स्वराज पार्टी 243 में से 51 पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन तेजस्वी यादव को राघवपुर में चुनौती देने का दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और कई रिपोर्टों में यह बताया गया है कि प्रशांत किशोर हवा नापने जा रहे हैं कि किस तरीके की हवा है। उसके बाद हो सकता है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर जाए दोस्तों। लेकिन जिस तरीके के समीकरण राघवपुर के अंदर है, बहुत मुश्किल है प्रशांत किशोर का दूर दूर तक चुनाव जीतना। और तेजस्वी यादव को लेकर युवाओं में एक उत्साह जरूर है दोस्तों। तेजस्वी यादव ने 17 महीने की सरकार चलाकर जो कुछ कर दिया वो युवाओं को पता है कि कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए तेजस्वी यादव को चुनौती देने के लिए प्रशांत किशोर जा जरूर रहे हैं, लेकिन उनको असली हकीकत तब पता चलेगी जब वो चुनावी मैदान में हकीकत में उतरेंगे। केवल अभी बयानबाजी कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर को अगर किसी को चुनौती देनी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी या फिर नीतीश कुमार, तो खैर चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन नीतीश कुमार के बड़े नेता किसी के खिलाफ मैदान में उतरना चाहिए दोस्तों। हाई प्रोफाइल नेताओं के आगे चुनाव लड़ना चाहिए, खासकर जो सत्ताधारी दल के लोग हैं। लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि राघवपुर सीट पर तेजस्वी यादव को हरा पाना आज की स्थिति में लगभग नामुमकिन है, क्योंकि सारे समीकरण उनके साथ में है दोस्तों। रवैया भी लोगों का पॉजिटिव है उनके प्रति। इसी के साथ में बीते दिन कांग्रेस पार्टी ने आरटीआई का जमकर जश्न मनाया। दरअसल दोस्तों
12 अक्टूबर 2025 को बीते दिन 20 साल आरटीआई के कानून के लागू हुए हो चुका है। दोस्तों ऐतिहासिक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लागू हुए 20 साल होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि एक क्रांतिकारी अधिनियम था। यूपीए सरकार ने 6 अधिनियम लागू किए जो जनता के अधिकारों को सुदृढ़ बनाते हैं। पहला है आरटीआई, दूसरा है ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा योजना, एमजी नरेगा जिसे कहते हैं दोस्तों, और वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, शिक्षा का अधिकार आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 यानी जिसके तहत लोगों को देश में राशन बांटा जाता है, राइट टू फूड का अधिकार दोस्तों, और इसी के साथ में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 जिसके अंतर्गत किसानों को एक बड़ी राहत दी गई और कहा गया कि जब तक 50% से ज्यादा किसान एग्री नहीं करते कि उनकी जमीन पर कोई प्रोजेक्ट लगे तब तक कोई प्रोजेक्ट नहीं लगेगा। और ऐसे कई सारे प्रावधान है जो जनहित के प्रावधान है दोस्तों, जिसके कारण कहीं ना कहीं भूमि अधिग्रहण करने के लिए जो लोग पैसा देकर कोशिश करते थे कि किसानों को बेदखल कर देंगे, उन लोगों के लिए तगड़ा झटका। हालांकि दोस्तों 2013 के इस कानून को बदलने के लिए 15 में नियम लेकर आए थे, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी ताकत दिखाकर उस नियम को पलटवा दिया था। साथ साथ दोस्तों विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र को लेकर एक और ऐसा दावा सामने आया है दोस्तों, जहां पर एनडीए गठबंधन के जीते हुए विधायकों को लेकर अब सवाल और ज्यादा तीखे होंगे। दरअसल खबर यह है दोस्तों, जहां पर विलास भामरे शिवसेना शिंदे गुट के विधायक ने इस बात को कबूला है कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने 20,000 मतदाताओं को बाहर से लाकर इसका फायदा लिया और फिर एकनाथ शिंदे ने उनको ये बात बोलने से टोका दोस्तों और बयान बदल गया। उन्होंने कहा कि मेरे जो 20,000 मतदाता बाहर से आए थे उनको मैंने वापस लेकर आया, यानी पहले वो बोल रहे थे कि मैं बाहर से 20,000 मतदाता लेकर आया जिसके कारण मुझको फायदा मिला, फिर बयान को बदल दिया दोस्तों उन्होंने मुख्यमंत्री के टोकने के बाद। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे एक नेता जो बयान दे रहा था उस पर अड़िग दिखाई देता, लेकिन मुख्यमंत्री उनको बयान पलटने के लिए बोल रहे थे। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा कई सारे तरीके के राज्यों के अंदर खेल खेले जाते हैं, ये सबको पता है। बिहार के अंदर भी जो प्रवासी लोग हैं उनको बड़ी संख्या में बिहार लेकर आया जा सकता है दोस्तों, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बाहर से लोगों को लाकर वोट कैसे डलवा दिए गए। यानी वो ये नहीं कह रहे थे पहले कि मेरे विधानसभा के कहीं और लोग रह रहे थे, बल्कि ये कहते कि बाहर से लाकर मैंने वोट डलवाए। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग को इस मामले पर, इस बयान पर तत्काल संज्ञान लेकर एक्शन लेना चाहिए, सोते रहने का कोई फायदा है नहीं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भोजपुरी के कलाकार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दोस्तों आपको बता दें कि ज्योति सिंह के पिता राम बाबू सिंह ने इसकी घोषणा की है। पवन सिंह के ससुर राम बाबू ने अपने आवास पर संवाददाताओं से बातचीत में घोषणा की कि ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने वाली है। पवन सिंह ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है ज्योति सिंह, इसीलिए वो पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अब ज्योति सिंह के पिता ने इस बात को पूरी तरीके से मंजूरी दे दी है कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगी। हालांकि पवन सिंह ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखते हैं इस मामले पर आगे क्या कुछ होता है दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के भाई तेजस्वी यादव के साथ अब विवाद को लेकर तेज प्रताप यादव ने नेटवर्किंग साइट एक्स पर उनको फॉलो करना भी बंद कर दिया है। दोस्तों तेज प्रताप यादव ने रविवार को पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ महुआ की जनता से मतलब है। उन्होंने कहा कि चुनाव का माहौल है तो नेता क्षेत्र में जनता के बीच जाएंगे। महुआ के विधायक मुकेश रोशन के नाम पर वो भड़क गए और तेज प्रताप यादव ने कहा कि फालतू लोगों के नाम नहीं लेना चाहते, कौन एक्टिव है कौन नहीं है इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ महुआ की जनता की फिक्र है और मैं महुआ की जनता के लिए काम कर रहा हूं। तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे दोस्तों तो अच्छे खासे वोट काटेंगे, ये बात सबको पता है। जितने वोट काटेंगे उतना राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान होगा। महुआ की सीट को लेकर देखते हैं तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने पर किस तरीके की स्ट्रेटजी बनाकर राष्ट्रीय जनता दल मैदान में उतरती है। साथ साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को दुर्गापुर में मेडिकल कॉलेज में छात्रा से दुराचार के मामले को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जो विवाद का एक बड़ा कारण बन गया है। दोस्तों ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले पर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि लड़कियों को रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान को विपक्ष के लोगों ने पकड़ लिया। दोस्तों ममता बनर्जी अमूमन महिलाओं की सुरक्षा की बातें करते हुए कभी इस तरीके से नहीं बोलती थी कि महिलाओं को रात में निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए। ऐसे बयान ज्यादातर बीजेपी के नेता दिया करते थे, लेकिन ममता बनर्जी का यह बयान कहीं ना कहीं उनको बैकफुट पर धकेलेगा। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें
तेजस्वी यादव दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हैं दोस्तों। ऐसे में तेजस्वी यादव से जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि गठबंधन को लेकर चर्चा कहां तक आगे बढ़ गई है और आप लोग क्या करने जा रहे हैं गठबंधन को लेकर, क्या कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है, तो इस पर उन्होंने कहा कि योजना है हम लोगों की कि सत्ता पक्ष के लोगों को हम लोग यहां पर सत्ता से बाहर करें और हर घर नौकरी देने का जो वादा हमने किया है उसको हम धरातल पर लागू करना चाहते हैं। जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी। 14 नवंबर के बाद बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। तेजस्वी यादव के इस बयान से एक बात तो एकदम स्पष्ट हो गई है दोस्तों कि तेजस्वी यादव स्पष्ट बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, यानी राहुल गांधी से अंतिम चरण में बातचीत करने के लिए आए हुए हैं और सबको उम्मीद है कि सब कुछ सही से शॉर्ट आउट हो जाएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित किसान न्याय यात्रा में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल हुए दोस्तों और उन्होंने किसानों की हक की लड़ाई के लिए पुरजोर तरीके से समर्थन किया। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत धन्यवाद।